अस्सलाम वालेकुम। ये जो है अजीब सी एक चुटकी पे जो है मौकूफ़ी सब कुछ नहीं है। अब नाज़रीन खुशामदीद आपको कहेंगे प्रोग्राम में, और मिस हिरा यहाँ पे मौजूद हैं और मिस हिरा भी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। सर आपको भी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि कल आप यहाँ पे छोटी सी बात कह के एकदम गायब हो गई, तो कोई बैठ के ईद पे बंदा हेलो हाय करता है, वो आपने की ही नहीं। सर मैंने कहा सारे इतने मसरूफ़ हैं तो मुख्तसर सी हेलो हाय की और फिर। तो जल्दी क्या थी आपको, चचा की तरफ जाना था? नहीं, नानों की तरफ। अच्छा, नानों की तरफ जाना था। तो क्या हाल है नानों का? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक है। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद अच्छी गुजरी, काफ़ी बिजी गुजरी। अच्छा, क्या करते रहे ईद? सर पहले दिन तो इसी तरह उठे, सुबह नानों के घर, लंच वहाँ, डिनर फिर चाचू की तरफ, सारे आए हुए थे, बाबा के बहन भाई वगैरह, और घर आए लेट रात में। अच्छा, सुबह उठ के बस थोड़ी थकावट उतारी, फिर विलिंग वेज, और यहाँ से वापसी पे फिर नानों के घर, और बस अब मंडे फिर यहाँ पे। तो आप जब नानू घर जाते हैं तो मोटे होके आते हैं? मैं तो हो के आती हूँ। ये बात माकूला, इसका मतलब है दुरुस्त है। बिल्कुल, मेरा पहला सवाल अंदर एंटर होके होता है आज पक्का क्या है। और अम्मी हमेशा कहती है घर से कुछ नहीं खा के आती, इससे नानों के घर आके खाना होता है। सही बात है। तो ईद पे आपको कौन सी बात है जो ईद की आपकी हाईलाइट है? व्हेन यू टॉक अबाउट ईद उल अज़हा, ईद उल कुर्बा, तो आप कहती हैं कि ये होगा तो ईद मेरी बनेगी, ईद मज़ेदार हो जाएगी। और कौन सी ऐसी बात है जो ईद पर आपको लगता है कि उदासी का सबब बनी है? उदासी सर जो मतलब फॉर इंस्टेंस आपके रिलेटिव्स मुल्क से बाहर होते हैं, वो ना हो, अगर जिस तरह अभी मेरी खाला वगैरह आए हुए थे लंदन से, तो वो जल्दी चले गए वापस। तो यही था उस वक़्त, मैंने सही कैलकुलेट नहीं किया हुआ था, तो मेरा ख्याल था शायद वो ईद तक यहीं है। तो जब वो जाने वाले तो मैंने कहा वो आप लोग ईद पे यहाँ नहीं होंगे, तो वो थोड़ा सा होता है कि उनके साथ ईदें नहीं गुजरती। अब हमारे तो फेस्टिव ओकेजन्स यही है ना, ईद वगैरह, तो वो नहीं गुजरती उनके साथ, तो उसका थोड़ा सा होता है कि उनके साथ ईद नहीं गुजरी। और बाकी यही है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट अब लाइफ ऐसी इतनी फास्ट पेस्ड हो चुकी हुई है कि बैठ के प्लान नहीं कर सकते। कि पहले तो ये भी होता था कि ईद पे कपड़े बन रहे हैं और एक हफ़्ता पहले एक्टिविटी ये होती थी टू सी अ हेड के ईद आ रही है, ये करना है वो करना है। अब तो जो अलमारी से निकाला पहना और भागे, तो ऐसे ही है। और ईद की अच्छी बात आपको सबसे ज़्यादा क्या लगती है? अच्छी बात ये वही लगती जो है है अजीज़ों से मिलना। बिल्कुल, नाना नानी से मिलना, बैठना, फिर वो उसी तरह बचपन से लेके अभी तक वही बनता है नानों के घर जो बचपन में बनता था। उनकी स्पेशल ना ईद की डिशेस होती हैं कुछ कि मैंने यही बनाना और ख़ुद बनाना है। हालांकि शी इज़ अराउंड 78, लेकिन वो खुद ही और फिर उनका फ्रिज भरा होता है चॉकलेट्स और मिठाइयों से। तो वो ये खाओ वो खाओ, प्लस शी नोज़ कि मैं बहुत मीठा खाती हूँ। तो बस ईद के जो है सारे मज़े मेरे ख़्याल में फैमिलीज़ के साथ हैं और अपने अज़ीज़ों के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं। कई मरतबा लोग महसूस करते हैं कि ईद आई तो क्या करें हम ईद पे। कोई मैंने ऐसे भी सुने लोग सवाल कर रहे होते हैं कि इस ईद पर मैं क्या करूं। तो मेरा ख़्याल है कि जैसी आजकल ज़िंदगी चल रही है उसमें हमेशा अगर आपको मिलने जुलने का शौक़ है, और वो जो एक ज़माना होता था बनने संवरने का, बड़ा चूड़ियाँ और ये वो अभी भी आप तो क्योंकि यहाँ पे काम करती हैं तो आपके रोज़ाना आने जाने को मिला के 10 घंटे तो कम से कम यहाँ निकल जाते हैं। मगर जो लोग लड़कियाँ काम नहीं करती हैं उनके पास तो बहुत टाइम होता है, तो उनके पास फिर ये सारी चीज़ का भी है कि हर चीज़ अगर कपड़े बनवाने हैं ईद के तो उसके ऊपर क्या डिज़ाइन होना चाहिए, और हर चीज़ की जो है एक डिटेल में जाना। लिबर्टी पे अभी भी उतना ही रश होता है जितना कि पहले 25 साल पहले हुआ करता था, 10-15 साल पहले हुआ करता था। तो वही वाली बात है कि जिस तरह मैंने आपको कहा, लाइफ अब मेरे लिहाज से मेरे लिए थोड़ी फास्ट पेस्ड हो चुकी हुई है। फास्ट जब आप कहती हैं तो फास्ट का मतलब ये होता है कि दिन के आवर्स वही हैं, मगर अब बहुत सी चीज़ें करने की हैं, और जो लेजर टाइम था वो अब कम हो गया, और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अगर एक काम है वो निभाना है, उसको सही तरीके से करना है। तो इसलिए योर टाइम क्रैम्प्ड, आपके पास वक्त की कमी हो जाती है। प्रायोरिटाइज
अब कुछ चीज़ों को कर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर जो नई चीज़ें होती जो नहीं करने वाली होती या शायद करने वाली होती हैं, लेकिन प्रायोरिटी बेस्ड चीज़ें हम पहले कर लेते हैं, फिर जितना वक्त बचता है उसमें वो नहीं हो सकती। सही बात तो बल्कि हर साल मुझे याद है ये समर वेकेशंस, अभी तक इस साल तक समर वेकेशंस ऐसे गुजरते थे जैसे बस बोर भी हो जाते थे कई दफ़ा कि क्या करें अब इस साल तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं चला, हुई, बोरियत का चक्कर ही कोई हाँ, वैसे समटाइम्स इट्स नाइस, इट्स आई मीन इट्स रियली नाइस कि आप इतने एक बिजी स्केड्यूल में जा रहे होते हो ना, यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट एनीथिंग, या वो कहते हैं ना कि आपको ये फील नहीं हो रहा था कि आपका कुछ वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, या आपका कहते हैं ना जैसे ब्रेन वो काम नहीं कर रहा, वो बस बेचारा सोया हुआ है हर वक्त। तो अब एटलीस्ट ये फीलिंग नहीं आती। समर वेकेशन में ना यही फीलिंग आती थी जैसे पता नहीं मैं खुदा ना खास्ता इलिटरेट ना हो जाऊँ 3 महीने बाद। तो अब ये है कि ऐसे लगता है कि बस एक फ्लो में चल रहे हैं और यूटिलाइज हो रहा है टाइम। वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। अच्छा, आज क्योंकि ईद का तीसरा दिन है तो ऑफिशियली तो मगरिब की अजान तक ईद बनती है, यानी 3 दिन जो होते हैं, तो इसीलिए हम विलिंग वेज पे अभी भी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिर आइंदा जो है आज 4 तारीख है, तो कल जो है परसों डिफेंस डे भी है, तो हम अपने प्रोग्राम में एक स्विच करने वाले हैं। हम प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है उसमें पिछले हफ्ते के जो प्रोग्राम लाइव होते हैं विलिंग वेज फेसबुक पेज पे, उनको जल्दी जल्दी रिव्यू करेंगे, इतनी इन डेप्थ नहीं जाएंगे। हम उनमें से कुछ ना कुछ क्लिप्स अपने नाजरीन को सुनाएंगे और उन क्लिप्स पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, और उसके बाद व्हेन वी विल बी डन विद दैट फिर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक पे जब हम जाएंगे तो वापस आएंगे तो हमारा जो सेट है वो चेंज हुआ होगा, और हमारी जो मेज़ के सामने अभी ये जो एक LED लगी हुई है जिस पे आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स देख रहे हैं जो पिछले हफ्ते हुए हैं, उसकी बजाय जो है वो हमारे प्रोग्राम का क्रोमा हो सकता है। और यहाँ पे जो आप बैक ड्रॉप में सारा देख रहे हैं जो इस वक्त ईद की खुशियाँ चल रही हैं, ये हम स्विच करके जो है हम इसको ले जाएंगे टूवर्ड्स 6 सितंबर, द डिफेंस डे, यौम दिफा। और हम यौम दिफा की बात भी करेंगे, आपसे भी पूछेंगे आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई ज़रूर आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर चुका होगा, और सेम हेयर, क्योंकि पाकिस्तानी है तो ज़ाहिर है आर्म्ड फोर्सेस भी तो हम ही में से कोई ना कोई अजीज़ अकारिब रिश्तेदार हो सकते हैं। और आप अपना भी बता सकती हैं, व्हेन यू आर द कैप्टन इन आर्मी, वो भी आप बताइएगा, व्हेन यू सर्व्ड एज कैप्टन, वो भी बड़ा ज़बरदस्त सीन था। तो अभी हम ऐसा करते हैं नाजरीन के आपको हमारे जो ट्यूसडे को प्रोग्राम हुआ था, लास्ट ट्यूसडे को 5 से 6 बजे के दरमियान मोहम्मद तलहा खालिद वो प्रोग्राम करते हैं, और वो प्रोग्राम होता है एडिक्शन प्रिवेंशन। तो उसका एक क्लिप दिखाते हैं आपको। वालिदैन जब अपने बच्चों को कन्फ्रंट करते हैं किसी भी बुरे काम या नेगेटिव या बैड बिहेवियर की तरफ, तो डिफ़िकल्टी ये आती है कि आमतौर पे बच्चे ये समझते हैं कि वो बुरे हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम का सत्यानाश हो जाता है। और यूजुअली जो उम्र होती है 10 ऑनवर्ड टिल 30 या टिल 20, ये 10 to 20 एज जो है स्पेसिफ़िकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की पर्सनैलिटी शेपिंग के हवाले से। वैसे तो सारी शुरू से उम्र कहते हैं कि 7 साल तक बड़ी इंपॉर्टेंट उम्र है, लेकिन जब अर्ली एडोलेसेंस और उसके बाद अर्ली एडल्टहुड में जब बच्चों की पर्सनैलिटी शेप अप ज़्यादा स्ट्रक्चरली हो रही होती है, जब वो इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं, उस वक्त अगर उन्हें ये लगे कि मैं बुरा हूँ और मेरे काम अगर में कोई है तो वो बुरा नहीं है, तो देन उनकी पर्सनैलिटी पे ये बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालेगी। लीजिए नाजरीन, एडिक्शन प्रिवेंशन पे बात कर रहे थे तलहा खालिद, और जैसे कि आपको मालूम है एडिक्शन जब हमें किसी चीज़ की इल्लत हो जाती है, एक चीज़ होती है आदत। आदत वो चीज़ होती है जो अच्छी होती है, वही आदत जब हमारे लिए सुहाने रूह बन जाए, हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा करने लगे, हमारी ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ ले जाने लगे, तो उसी आदत को बुरी आदत कहते हैं, बुरी आदत ही को इल्लत कहते हैं, यानी एडिक्शन कहते हैं।
तो अभी जो बात तलहा कर रहे थे वो ये थे कि हम सब की कोई ना कोई आदत होती हैं मिस, और जब हमारी कोई आदत बुरी हो जाती है, इल्लत होती है, तो हम कहते हैं कि ये तुमने बुरा काम किया है, तुम झूठ बहुत बोलते हो, या तुम जो है कोई चीज़ ऐसे इस्तेमाल करते हो जैसे कोई तंबाकू है या नस्वार है या कोई उससे भी आगे शराब है, या फिर कोई जो है बैक बाइटिंग अगर कोई करते हैं इस तरह की, तो हम कहते हैं तुम कितने गलत आदमी हो, तुम इस तरह की हरकत करते हो, शर्म नहीं आती, तुम तो आदमी ठीक नहीं हो, तुम तो घटिया हो, तुम तो फजूल हो। जब हम बच्चों को ऐसा कहते हैं तो ये उसकी पूरी पर्सनालिटी को हम हिट कर रहे होते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। एक्चुअली हमें जो बिहेवियर गलत होता है, जो उसकी हरकत गलत होती है, वो पॉइंट करके बताना चाहिए कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम खुद गलत नहीं हो। अगर एक शख्स जो है वो मुजस्सम जैसे एक बात कहते हैं, होल पूरा ही गलत है, तो फिर तो उसके पास ठीक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, अगर वो कोई एक हिस्सा उसका कोई जो एक गलती कर रहा है तो उसको रिमूव कर दिया जाए तो बाकी तो वो ठीक है। सर मेरा ख्याल है कि हैबिट या हैबिट्स जो भी होती हैं वो इंसान की जो पर्सनालिटी होती है जी, उसका काफ़ी रोल होता है इन फॉर्मिंग अ हैबिट, क्योंकि व्हाट यू डू और वट एवर यू, जिस तरह कहते हैं ना आपने का बैक बाइटिंग करते हैं फॉर इंस्टेंस, तो इसका मतलब है कि पर्सनैलिटी के अंदर कोई ऐसा एक ट्रेट मौजूद है जो ये हैबिट करने पे उस इंसान को उकसा रही है। ठीक है, अब जिस तरह नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ होती हैं, एंटी सोशल होती हैं, अवॉइडेंट होती हैं, तो वो जब लोग कोई ऐसी हरकत करते हैं, जिस तरह नार्सिसिस्टिक लोग क्या करते हैं कि वो अब बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब्ड अपने आप के साथ, और हर वक्त उनको चापलूसी चाहिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और वो उसी पे खुश रहते हैं, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, किस तरह की भी कर रहा हो जी, और वो किसी लिमिट को एक्सीड भी कर रही हो। तो ये भी एक देखे ना पर्सनालिटी का रोल होता है। आप कह रहे हैं कि हमें उसे एज अ होल नहीं देखना चाहिए, हमें उस अगर हम हैबिट को रिमूव कर दें, जिस तरह कोई डिजीज़ होती है, हमारा कोई बॉडी पार्ट है, कहीं एलिमेंट है, तो कोई ट्यूमर है, हम उसे रिमूव कर देंगे तो इंसान ठीक हो जाएगा। दैट्स ट्रू, दैट इज़ 100% राइट। लेकिन कई दफ़ा ट्यूमर्स दे ग्रो बैक। तो उसी तरह कई दफ़ा हैबिट अगर एक इंसान की ना निकाली जाए उसके अंदर से बाहर, यानी उसकी पर्सनालिटी में से ही ना रिमूव की जाए वो चीज़, तो वो इंसान सही नहीं हो सकता, जड़ से उखाड़ना पड़ता है ना। सही है। एक होता है पर्सन, जैसे आप पर्सन है, जैसे ये मैं पर्सन है, जैसे ये जो है अरसलान पर्सन है, मैं पर्सन हूँ, हमारे देखने वाले पर्सन हैं जो भी देख रहे हैं, ये है मुकम्मल पर्सन। उस पर्सन का जो एक खामोश, और ख़ास तौर पे जब वो किसी से इंटरेक्ट करता है तो ये उसकी पर्सनालिटी बन जाती है। एक इंटरनल उसका किस तरह चीज़ें जो हमारी तरफ आ रही हैं, हम उनको कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे एसिमिलेट करते हैं, उनसे क्या नतीजा निकालते हैं, एक ये पर्सनालिटी है। एक ये पर्सनालिटी है कि हमारी लोगों के साथ डीलिंग क्या है। अब बात ये है कि बुरे से बुरा शख्स भी हो, आप कोई भी जहन में ले आए बुरा शख्स जिसको आप समझते हैं बुरा, यानी कि हो सकता है वो सियासतदान कोई हो, कोई सियासतदान हो जिसको आप बुरा समझते हैं, उसकी शख्सियत में भी कुछ ना कुछ ऐसे पहलू होंगे जो अच्छे होंगे। बिल्कुल। यानी कि जिस तरह एक बात कहते हैं ना, वन मैन्स स्वीट इज़ अनदर मैन्स पॉइजन, तो उसी तरह जो एक शख्स किसी के साथ सलूक कर रहा है वो दूसरे को बुरा भी लगता है। मगर हमें देखना ये होता है कि हमारी शख्सियत जो है जब पैदा होते हैं तो वो न्यूट्रल होती है, फिर उसके बाद जैसे एनवायरनमेंट होता है वैसी हमारे ऊपर छाप पड़ती है। कुछ चीज़ें हम अच्छी लर्न कर लेते हैं, कुछ हम बुरी लर्न कर लेते हैं। किसी को कॉन्विक्ट बना देना, किसी को बैनिश कर देना, किसी पे ठप्पा लगा देना कि ये तो जेनेटिकली बुरा है, ये तो पैदा ही बुरा हुआ है, लेबलिंग अगर हम कर दें, so that is the kind of thing we are saying, that every saint has a past and every sinner has a future.
तो कोई ना कोई जो भी बड़ा अच्छा आपको शख्स भी न, तो हो सकता है कभी उससे गलतियाँ भी सरजद हुई हैं जिनकी बुनियाद पे उसने कुछ चीज़ें सीखी हों, और अभी जो आपको लग रहा है कि ये तो बड़ा गुनहगार है, तो वो अपने आप को रिफॉर्म भी कर सकता है। इसी तरह बच्चों के साथ ये जो लेबलिंग हम कर देते हैं कि ये नहीं ठीक हो सकता कभी भी, ये तो है ही ऐसा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज होप। वी शुड नॉट लेबल दैम, वी शुड नॉट, वो क्या कहते हैं, जिस तरह उसको काले पानी मत भेज दें, उसको एक ठप्पा ना लगा दें। सो देयर इज़ ऑलवेज, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने तलहा खालिद ने की, कन्फ्रंट बिहेवियर नॉट चाइल्ड, यानी कि जो उसमें ख़राबी है उसकी तरफ तवज्जो दिलवाएं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। आप ये ना किसी की हम पूरी शख्सियत जो है उसको हम दोबारा से शायद इरेज करके हम री राइट नहीं कर सकते, क्योंकि उसी में उसकी एक पर्सनालिटी है, वही एक डिफरेंस है, वही एक डाइवर्सिटी है। बट देयर इज़ ऑलवेज होप दैट वी इफ, और एक बात मिस देखें आप, अपने मेरे एक्सपीरियंस से देखें कि वो लोग जो हमारी हर वक्त कीड़े निकालते हैं, पॉइंट फिंगर्स करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, दे हैव नेवर हैव अ गुड वर्ड टू से अबाउट यू, उनकी हम कितनी बात सुनेंगे? उनसे तो डिस्टेंस हो जाएगा ना। उसके बरक्स यू नो आवर पेरेंट्स, दे इवन से गले लगा के बात सख्त भी कहते हैं कि तुम हो इतने अच्छे, तुम हो इतने प्यारे, मगर ये तुम ना करो तो कमाल तुम्हें बहुत खसूसियात है। तो वी आर सो रेडीली, सो एट टाइम्स यू नो, आपकी बात ठीक है, कुछ मैनिपुलेटिव पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनको रिफॉर्म करना कुछ मुश्किल हो जाता है, कुछ एडिक्टिव बिहेवियर्स, कुछ इल्लतें इतनी गहरी और गाढ़ी हो जाती हैं कि उनको प्लक आउट करना मुश्किल है। बट बीइंग साइकोलॉजिस्ट्स, बीइंग साइकियाट्रिस्ट्स, बीइंग पीपल with counseling hope in others, if we operate from that paradigm that there is yet a chance for this person to be won back, उसको जीत सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, तो ख़ास तौर पे अपने बच्चों के लिए, अपने loved ones के लिए we should never lose hope। सर, जिस तरह आप उन तलहा खालिद ने कहा कि वी शुड कॉन्ट्रडिक्ट द बिहेवियर्स नॉट द चाइल्ड, तो बिहेवियर्स लर्न होते हैं हमेशा, मॉडलिंग के थ्रू लर्न किए जाते हैं, तो अनलर्न भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। एक इंसान के अपने अंदर वो होनी चाहिए विल पावर और मोटिवेशन। वो कहते हैं ना, कोई अगर खुद ठीक होना चाहेगा तो वो तो किसी की मदद के बगैर भी ठीक हो जाएगा। मगर मिस, मदद से बड़े फ़ायदे हो जाते हैं। आज मेरी एक बात हो रही थी एक पेशेंट से, तो वो कह रहे थे कि ये जो दवाइयाँ मुझे आप लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है कि मैं थोड़ी डल हो जाती हूँ, मेरी मेमोरी को असर पड़ता है, तो आप ये बंद कर दें। उसके बरक्स जो है CBT से काम चलाएं। मगर ये ऐसे ही है कि आप जाने को तो यहाँ से अपने घर पैदल भी जा सकती हैं, मुमकिन तो है, मगर गाड़ी पे जाएं तो ज़रा आसानी हो जाती है। तो इसलिए कई चीज़ें जो हैं उनमें जो दूसरी चीज़ें हैं वो हमें ढूंढनी पड़ती हैं। हाँ, गाड़ी को फिट होना चाहिए, गाड़ी के हर इंजन चेक होनी चाहिए। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको हमें एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, एज ए जो भी उसका केयर टेकर है वो नज़र रखे कि कोई ख़राबी तो नहीं हो रही। बट येट ऑल दीज न्यू थिंग्स like this gadgetry over here, you can use it for good things and you can waste your time as well. So ये तो हमेशा हमें जो है मॉडर्न चीज़ें, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे वो जो है दवाइयाँ हो, तो उनको साथ लेके चलने से फ़ायदा तो होता है। बिल्कुल, वो तो है ना कि 49% मेडिकेशन एंड 51% साइकोथेरेपी। हाँ, 51% तो ख़वातीन की भी शरह है, ऐसा कहते हैं मुआशरे में। ये सही बात है। हाँ, 51% है ख़वातीन। सर नहीं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर। यू डोंट, ठीक है, लेकिन ये सुना कि ज़्यादा। अच्छा, टाइम जो है वो बहुत भाग रहा है, मुझे बता रहे हैं, वो कहते हैं अगर आप एक ही चीज़ पे इतना टाइम लगा देंगे, ये हमेशा से मेरी प्रॉब्लम रही है, टाइम मैनेजमेंट। तो आपको पता है ना कि ये जो मंगल को प्रोग्राम होता है 5 से 6 बजे, तो तलहा खालिद एडिक्शन प्रिवेंशन पे करते हैं, जबकि दूसरी तरफ सैटरडे को जो प्रोग्राम होता है वो टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स पे होता है। मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं भी ज्वाइन करूँ, क्योंकि मेरी जो टाइम मैनेजमेंट है
वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये भी एक टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल है। मगर फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं, अब मैं ज़रा गियर चेंज करके तेज़ करने लगा हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम होता है इट टेक्स अ फैमिली, और आपको पता है कि जब भी ज़िंदगी में हम किसी को क्रेडिट देते हैं या डिसक्रेडिट देते हैं तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि किस फैमिली से है। तो फैमिली का असर तो होता है, बहुत गहरा असर होता है, हम चाहें या ना चाहें, माने या ना माने। जिस ख़ानदान में, जिस घर में, जिस फैमिली में हम परवान चढ़ते हैं, अनजाने में, ना चाहते हुए भी हम इतनी चीज़ें, यानी कि जो लफ्ज़ हैं उनसे ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन है उससे हम सीख जाते हैं। सो इट टेक्स अ फैमिली। इसमें मैडम उज़मा और मिस इतरत जो है इसकी होस्ट हैं। ये 1:30 बजे वेडनेसडे को प्रोग्राम विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे होता है, और इस वाले प्रोग्राम में जो बात हो रही है वो शैडो इलनेस की हो रही है, को डिपेंडेंसी की हो रही है। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बात हो रही है। जब कोई मरीज़ होता है किसी भी क्रोनिक डिसऑर्डर के अंदर, क्रोनिक डिसऑर्डर से मेरी मुराद है कोई ऐसी बीमारी जो कि लाइफ लॉन्ग होती है, जैसे ड्रग एडिक्शन है, जैसे अल्कोहलिज्म है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, तो हमें लगता है कि सिर्फ एक ही फ़र्द इफ़ेक्ट करता है उस डिज़ीज़ से डायरेक्टली। लेकिन जब हम शैडो ऑफ इलनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो मरीज़ जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है वो तो इफ़ेक्ट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी की पूरी फैमिली भी अफेक्ट कर रही होती है। सही। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगी उन फैमिलीज़ का जो कि ड्रग एडिक्शन जैसे मसले से नहीं निपट रही, बल्कि कोई और मसाइल उनकी ज़िंदगी में हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हैं। जैसे कोई पैरालाइज्ड पेशेंट घर पे है अगर, तो उनकी ज़िंदगी में भी वही मसाइल आते हैं जो कि किसी ऐसी फैमिली को भुगतना पड़ते हैं जिनके घर में कोई प्यारा नशे का मरीज़ होता है। जी नाजरीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और मिस हिरा शाहिद ये कहती हैं कि ज़रा जल्दी जल्दी बात कीजिए क्योंकि 6 बजे इन्होंने चाचू के घर जाना है। नहीं, इस पर आज चाचू के घर नहीं जाना। आज किसके घर जाना है? अपने घर जाना। आज अपने घर जाना है फॉर अ चेंज। तो घर 6 बजे नहीं जाना, 6 बजे सेशन है। ओहो, आप पेशेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आप बताइए, अब जल्दी जल्दी आप ही बात कीजिए क्योंकि मुझसे तो बात हो जाती है लंबी। एक होता है साया और एक होता है बीमारी का साया। ये बीमारी का साया क्या होता है? सर बीमारी का साया देखिए ना, जैसे अब मैं बीमार हूँ। आर यू? नहीं सर, एग्जांपल देने लगी हूँ। अगर मैं बीमार हूँ तो नेचुरल सी बात है कि मेरे जो केयर टेकर्स होंगे उन पे उस मेरी बीमारी का कुछ ना कुछ असर होगा। ठीक है, मुझे बुखार है 104 है। अच्छा सॉरी, आप बता रही हैं जी। तो सर अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसका सबसे ज़्यादा असर कौन लेता है? उसके पेरेंट्स। पेरेंट्स में भी सबसे ज़्यादा कौन लेता है? अम्मी। अम्मी आधी खुद बीमार हो जाती हैं साथ। ठीक है, बुखार बच्चे को होता है, लेकिन वो एक जो थकावट और एग्जॉशन वाली स्टेज होती है वो मदर की होती है। क्यों होती है? बिकॉज शी कैन फील ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो केयर गिविंग के हवाले से हो, चाहे वो बच्चे की पेन हो। मदर्स क्यों कहती हैं ये तो मेरा हिस्सा है, ही और शी इज़ अ पार्ट ऑफ मी, और मैं महसूस कर सकती हूँ इसकी तकलीफ़। सर इसी तरह अगर बच्चे की माँ है और वो बीमार है तो बच्चा भी महसूस कर सकता है, या कोई भी रिलेशनशिप है। ठीक है, तो शैडो इन अ वे के एग्जैक्ट तो नहीं, बट समवट सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो केयर गिवर को भी बीमारी लग चुकी होती है। अगर जिस तरह हम बात करते हैं यहाँ पे एडिक्ट्स की, ठीक है, अब को डिपेंडेंसी का तो ये मतलब है कि जिस तरह जो फैमिलीज़ हैं ना वो एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में होती हैं विद द एडिक्ट, कि वो हमेशा ये आके कह रहे होते हैं कि वैसे तो ये बड़ा अच्छा है, अगर ये मतलब ड्रग्स छोड़ दे तो क्या ही बात है, वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आउट ऑफ लव, और वो जो एक उनका ब्लड रिलेशनशिप होता है अपने बच्चे के साथ या लव वन के साथ, वो आउट ऑफ दैट बोल रहे होते हैं। वो इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते कि उसकी जो एडिक्शन है वो किस स्टेज पे है, किस लेवल पे, कितनी लीथल है। ठीक है, फेटल भी हो सकती है। वो सिर्फ एक जो उनका रिलेशनशिप होता है ना, एक बॉन्ड होता है जो कि अनब्रेकेबल होता है, उसको बीमारी भी ब्रेक नहीं कर सकती, उसको कोई कैरेक्टर फ्लॉ ब्रेक नहीं कर सकता। तो आउट ऑफ दैट वो बोल रहे होते हैं कि ये खुद तो अच्छा है, बस इसकी बीमारी बुरी है। इसलिए फिर जब हम यहाँ पे टफ लव का करते हैं काउंसलिंग विद द पेरेंट्स,
सिबलिंग्स या और भी जो भी रिलेटिव्स आना चाहें किसी भी पेशेंट के, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मेंटली कि उनके लिए सारी टर्म्स भी नहीं होती हैं कि आपके लव्ड वन ने अगर नशे की हालत में कोई मैनिपुलेशंस की हैं या कोई क्राइम कमिट किया है तो दैट इज़ ट्रू। पेशेंट हमारे सामने एक्सेप्ट कर रहा होता है उस चीज़ को, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द फैमिली टू एक्सेप्ट बिकॉज दे स्टिल थिंक कि नहीं मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसको बस एक बीमारी बुराई लग गई है कि ये नशे की बीमारी लग गई है। मिस आपने अच्छी बात कर दी, और इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम के हवाले से आगे बढ़ जाएं, लोगों को, हमारे सुनने वालों को यही कहूँगा, देखने वालों को, कि अगर आपका इन डेप्थ आप देखना चाहते हैं कि फैमिली क्या रोल प्ले कर सकती है, कितना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है, तो हर बुध को 1:30 बजे ये प्रोग्राम आप मैडम उज़्मा सदाकत के साथ, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और फिर आप इससे फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मिस हिरा जो हम बात कर रहे हैं वो है मूड मैनेजमेंट के हवाले से, और आप तो जानती हैं कि अगर हम अपने मूड को मैनेज न कर सकें तो बहुत लफड़ा हो जाता है, बहुत जो है ना एकदम बंकस काम बहुत ख़राब हो जाता है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा मूड नीचे चला जाए तो जैसे यानी मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ से नीचे चला जाऊँ तो नज़र ही नहीं आऊँगा, तो काम ख़राब ही है ना। आप सुनने देखने वाले कहेंगे पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अच्छा, अगर मैं बिल्कुल ही ऊपर चला जाऊँ तो भी मसला हो जाएगा, मैं स्क्रीन से बाहर निकल जाऊँगा। तो ये जो मियाना रवि है ये बड़ी ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे अगर हम खुशी के मौके पे हैं तो खुशी में इतने दीवाने ना हो जाएं कि कहते हैं कि खुशी के मौके पर हमें किसी से वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बादशाहों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, और जब बहुत दुख में हम हो तो उस वक्त कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो मूड मैनेजमेंट पे एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम आप देख सकते हैं, और ये होता है मेरा ख्याल है कि वेडनेसडे को 5 बजे शाम को, और इसमें होते हैं नदीम नूर और उनके साथ होती हैं मिस आमना नवाज़, और ये दोनों ही बेहतरीन प्रोफेशनल्स हैं। नदीम नूर साहब जो हैं ही इज़ द सीनियर काउंसलर है इन विलिंग वेज, और मिस आमना नवाज़ जो हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रिगर की। क्यों ये ट्रिगर नहीं होता, बंदूक होती है लबलबी उसकी, कभी आपने चलाई है बंदूक? नहीं। वो जो छर्रे वाले आते हैं पठान, वो एक बैलून का वो इधर, और उसके एक सुई ऐसे लगाओ, सुई के ऊपर निशाना लगाओ, वो कभी नहीं किया? हाँ, नेवर ट्राइड। और कोई असल वाली पकड़ी थी, बहुत भारी थी। अच्छा, वो क्या थी? किसी के कंधे पे रख के कभी बंदूक चलाई आपने? नहीं सर, वो भी नहीं किया। लो जी नाजरीन, मिस हिरा तो इन मामलों को जानती नहीं है। ज़रा ये देखते हैं कि ये मूड मैनेजमेंट के प्रोग्राम में क्या बातचीत कर रहे हैं। ऐसे कुछ ट्रिगर्स, कुछ लाइफ इवेंट्स, कुछ स्ट्रेसेस मूड और मिजाज में ख़राबी और बीमार रवैयों के पैदा होने का ज़रिया बन सकते हैं। इसमें कुछ हमें प्लीज़ आप बताइए। जी, मूड डिसऑर्डर्स, और अगर हम ख़ास तौर पे बात करें बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो ये एक इसको ट्रिगर डिज़ीज़ भी कहा जाता है कि ये बेसिकली है तो ये जेनेटिक डिज़ीज़, और लेकिन ट्रिगर होती है कई दफ़ा होती तो जीन्स में है, लेकिन किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से या एक्सटर्नल इवेंट की वजह से ट्रिगर हो जाती है। और एक दफ़ा अगर ये बीमारी हो जाती है तो कई दफ़ा मैनेजमेंट के दौरान भी अगर कोई एक्सटर्नल लेवल पे या इंटरनल लेवल्स पे ऐसे ट्रिगर्स अगर का सामना मरीज़ को हो तो फिर से रीलैप्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं इस बीमारी में। तो नाजरीन, ये आप बात सुन रहे थे, और मिसरा यहाँ पे ट्रिगर की बात हो रही थी कि कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं, कोई ऐसी हमारी जो 5 सेंसेस हैं उसमें कोई खुशबू ऐसी आ जाती है, कोई चीज़ हम विजुअल क्यू मिल जाता है, कोई चीज़ सुन लेते हैं, कोई इवेंट हो जाता है, कोई चीज़ पढ़ लेते हैं जिसकी वजह से मूड जो है वो एकदम अच्छा या बुरा हो जाता है। और कई दफ़ा जो स्ट्रेस है, जो बहुत ज़्यादा टेंशन है, वैसे तो आपको पता है ना टेंशन लेने का नहीं देने का, आप भी ये करती हैं? हाँ,
ये साइकोलॉजिस्ट हो के भी ये करते हैं? ये क्या बात है? सर नहीं देती किसी को नहीं हूँ ना, उसको कल पे डाल देती हूँ। अच्छा, ये डिले कर देती मुझे वो गॉन विद द विंड में वो जो कैरेक्टर है स्कारलेट ओहेरा का, मुझे बहुत पसंद है। उसमें वो बोलती होती थी, बड़ा वॉर का सीन चल रहा है और सारा कुछ, शी इज़ हेल्पलेस एंड शी सेज के अब उसके पास खाने को ही कुछ नहीं है, तो वो पता क्या कहती है, कहती है आई विल थिंक अबाउट इट टुमारो, दिस हेल्प्स मी। कल की फिर बारी नहीं आती कल पे, ऑटोमेटिकली वो इशू रिजॉल्व हो जाता है। वेरी गुड, दैट्स अ गुड थिंग। मगर टेंशन देने का नहीं और लेने का भी नहीं, ये कैसा है? ये भी अच्छा है। ये ठीक है, ये भी है, मगर आपका ये है कि टेंशन लेने का नहीं देने का है। ठीक है, गुड है, अपना अपना। अच्छा, तो ये जनाब ख़ास तौर पे बाईपोलर लोग जो होते हैं, इनका क्या चक्कर होता है? बाईपोलर, एक तो भाई होता है, एक बाईपोलर। तो मैंने तो पोलर बेयर का भाई नहीं, बाय क्या मतलब? खरीदना, BI मतलब टू पोल्स अपार्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ऐसे। मेनिया एंड डिप्रेशन। तो ये क्या चक्कर होता है? कभी तो ये हवाओं में उड़ते चले जा रहे हैं, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, तय कर लिया, है ना? तो ये गाना आपने कितनी देर पहले सोचा था कि बाइपोलर पे ये गाना गा? अभी ज़हन में आया मुझे, वो पूरा सीन याद आ गया। अच्छा। हाँ, और कुछ जो है वो बिल्कुल ही फिर जो है ना ऐसे अफसुरदा, अब इसका कोई गाना जो है वो बेसिकली गेम तो सारी न्यूरोट्रांसमिटर्स प्ले कर रहे होते हैं ना, तो जहाँ पे डोपामिन हाई हुआ वहाँ पे मेनिया ट्रिगर हो गया, और जहाँ पे सेरोटोनिन लो हुआ तो वहाँ पे डिप्रेशन। अब जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं पेशेंट्स के अंदर, वो बेसिकली क्या करती हैं कि उनकी वजह से एक पेशेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो उसको कुछ क्यूज़ मिल रहे होते हैं, उनको वो परसीव कर लेता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट, या जिसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी बोल सकते हैं। ऑल और नन थिंकिंग होती है कि बस अब काली बिल्ली गुजरी है तो कुछ होना ही है बुरा, चाहे पूरा घर मिलके समझा ले कि नहीं होगा कुछ बुरा, बट दे विल से कि नहीं, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग जिसे कहते हैं। ये काली बिल्ली पे सारा क्यों जोर है? मैंने एग्जांपल दिया, गोरी बिल्ली पे तो गुजर जाए तो खराबी हो सकती है। सर मुझे याद है मैं कैनेडा में थी तो वहाँ पे काली बिल्ली थी, और 4 साल तो हमने उसे देखा। फिर हमारी जो टीचर्स थी वो बताती होती थी कि हमने भी देखा। फिर हमारी थोड़ी एजेड टीचर्स थी वो कहती थी हमने भी देखा। 15 साल हो गए। तो वो मशहूर ही कर दिया था कि ये बिल्ली नहीं, बिल्ली का भूत है। मगर बिल्ली क्या होता है, कितनी जिंदगियां होती हैं? कैट हैज 9 लाइव्स होती हैं उसकी, तो हो सकता है कि वो एक से दूसरी। सर प्लस ना उसकी एक आंख भी खराब थी, और वो ना लंगड़ी भी ये थी, वो लड़कियों के कॉलेज में भी थी कैनेडा में। अच्छा। तो सर वो सारे उसको फिर समझते ही थे कि ये ना क्रिपल्ड भी है, एक आंख भी नहीं है, कहीं से भी जो ये सामने आ जाती है, तो ये बिल्ली नहीं है, बिल्ली का भूत है। अच्छा, बिल्ली का मूड कैसा रहता था? सर तो किसी को बॉदर नहीं करती थी, सर किसी को बॉदर। कैनेडा में थी ना, वहाँ पे बिल्ली का मूड कैसा रहता था? सर अपना सुकून में फिरती रहती थी। अच्छा, वो पढ़ी लिखी थी? सर मैंने उसे पूछा नहीं, बातचीत ही नहीं की। देखिए, अगर कोई आप देख रहे हैं कि उसकी हालत अच्छी नहीं है, उससे जाके बात तो करनी चाहिए ना, मे बी उसका मूड बदल जाता। बिल्कुल, वन शुड नॉट लीव देम अलोन थिंकिंग। ये जो हम फ्रेमिंग कर देते हैं, ये जो हम अपने जहन में एज्यूम कर लेते हैं, इससे बड़ी खराबी होती है। जाके बात तो कीजिए, क्या पता वो बिल्ली कहती म्याऊं, तो आपको बात सारी समझ आ जाती। सिर्फ म्याऊं तो वो करती थी ना, दैट वाज इट्स क्राई फॉर हेल्प। मगर आपने कभी उसको दूध पूछा? सर काफी कुछ पूछा। क्या मतलब समोसा ख्याल रखते थे? समोसा खिलाते थे? समोसा तो हम भी नहीं खाते थे। अच्छा। लीजिए जनाब, ये तो मिस ने बताया, मगर आप अगर मूड मैनेजमेंट के मुतालिक जानना चाहते हैं तो प्रोग्राम आप देख सकते हैं वेडनेसडे को 5 बजे शाम को विलिंग वेस्ट के फेसबुक पेज पे। और मिस, अगर आपने अपना वज़न बढ़ाना है तो वेट मैटर्स देखिए। वेट मैटर्स में हारून क्रिस्टी होते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से वज़न बढ़ाएं, और आमना जावेद होती हैं, वो बताती हैं कि किस तरह से वज़न घटाएं। तो ये अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे ना, हारून क्रिस्टी और मिस आमना जावेद, वेट मैटर्स, जो कि प्रोग्राम आप विलिंग वेस्ट फेसबुक पेज पे थर्सडे को 3 बजे देख सकते हैं। ये प्रोग्राम जैसे मैं और आप बैठ के कर रहे हैं ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा। ये सीसॉ पे बैठ के करेंगे। अच्छा। हाँ, और सीसॉ पे एक तरफ जो है हारून भाई ऐसे बैठेंगे ऐसे बैठेंगे, और दूसरी तरफ मिस आमना जावेद बैठेंगी। तो जब
जो है ये यूं करेंगे तो मिस आमना जावेद यूं ऊपर सीसॉ पे, और जब मिस नीचे जाएंगी तो हारून क्रिस्टी ऊपर। तो ये नाजरीन आपने प्रोग्राम मिस नहीं करना। इट विल बी द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम हैपनिंग ओनली on Willing Ways Facebook page, and that is the program called Weight Matters। इस वाले प्रोग्राम में ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं चुप चुप करके, और यहाँ से जब प्रोग्राम में इधर उधर होते हैं तो दोनों जो है साथ में कुछ खा रहे होते हैं। इस तरह चेक कीजिए। और ऐसे ही हम बहुत सी चीज़ों पे आज बातचीत करेंगे कि जिनको आप अपने जहन में रख सकते हैं जब आप ईद के मौके पर कुछ भी बनाएं, कुछ भी खाएं, और अपने आप को डिप्राइव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को महरूमी का शिकार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ईद पे सब खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे जस्ट बिकॉज क्या वेट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो वेट का प्रोजेक्ट आपको डेप्रीवेशन से तो रोकता है, जो एक्चुअल वेट प्रोजेक्ट है वो आपको ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपनी कंफर्ट फूड से, यानी कंफर्ट फूड से मुराद है जो आपकी पसंदीदा खाने हैं, जो आपकी पसंदीदा फूड है, उससे अपने आप को महरूम करें। जो लोग अपने आप को कंफर्ट फूड से महरूम रखते हैं वो अल्टीमेटली ऐसे किसी भी फेस्टिव ओकेजन पे आकर मैंने देखा है उनको कि वो बड़ी आसानी से स्लिप हो जाते हैं। पूरा 1 महीना, 2 महीने, हफ्ता, 10 दिन, ये 6 महीने वो काफ़ी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एंड देन फिर अल्टीमेटली जो ईद का दिन होता है उस दिन वो कहते हैं अच्छा आज तो हम जो है वो खाएंगे, और वो जो एक दिन का खाना होता है उससे काफ़ी ज़्यादा फिर उन्हें आगे चल के डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वैसा जो है वो आदी नहीं होता, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, बैली जो है वो चूँकि स्टमक आपका श्रिंक हो चुका होता है, सो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन फैट्स को जो है डील करना। अच्छा जी, सवाल ये उठता है कि कुछ लोग जब महीनों कम खाते हैं तो उनकी जो टमी होती है श्रिंक कर जाती है, छोटी हो जाती है, फिर वो ज़्यादा खाना भी चाहें तो नहीं खा पाते। अभी हाल ही में जिन लोगों को डायबिटीज़ शुरू में नई होती है और वो काफ़ी जो है मोटे भी होते हैं, आपने वो कभी सुनी है पोम जिसमें वो एक बच्चों की पोम है जिसमें था हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हमटी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, आगे क्या था, ऑल, वो जब गिर गया ना तो ऑल द किंग्स मैन एंड ऑल द किंग्स हॉर्सेस कुड नॉट पुट हमटी बैक अगेन या कुछ ऐसा था। तो अभी उन्होंने हाल में हमटी डम्टी का पता किया कि ये मसला सारा क्या है, तो पता ये चला कि वो बेचारा जो था ना उसको उन्होंने उसका जो था ना स्टमक वो सी दिया, छोटा कर दिया, बैरिएट्रिक सर्जरी या क्या उसका नाम है, तो वो खाना भी चाहे तो ज़्यादा नहीं खा सकता, उसका जल्दी जो है वो भर जाता था, पेट भर जाता था, और उसको इतनी खाने की ज़्यादा वो नहीं होती थी, क्या ख्वाहिश नहीं होती थी। तो अगर हम काफ़ी देर अपने, ये हमारा जिस्म जो है और हमारा जहन दोनों ही हमारी आदत के ताबे है, अगर हम इसको काफ़ी देर एक आदत को, अपने खाने की आदतों को हम अपना माइंडफुल ईटिंग के मुतालिक अक्सर हारून क्रिस्टी और आमना जावेद बात करते हैं, एक्सीलेंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निक्स हैं वेट रिड्यूस करने के बारे में या वेट इंक्रीज़ करने के बारे में, ये आपको साइंटिफिक बुनियादों पर, फैड डाइट्स नहीं, फैड डाइट्स का पता है ना आपको, फैट डाइट्स मतलब वो भाई आप 7 दिन जो है ना ऐसा करो कि वो गोभी का सूप पी लो, कैबेज डाइट, और ये कैबेज बनाना डाइट अब चल रही है, तो वो वाली नहीं, अच्छी जो प्रॉपर हैं। वैसे तो आपको होता है ना डाइट्स, कभी एटकिन डाइट्स आ जाती है, वो इतनी मशहूर हो जाती है, तो ये आपको अगर प्रोग्राम आप देखें तो आपको पता चलेगा। अभी आप डोपामीन की बात कर रही थी, न्यूरोट्रांसमीटर की, हम जो खाना खाते हैं ना उसमें भी कंफर्ट ढूंढते हैं, कुछ ऐसे फूड होते हैं वो खा के हमें सेटाइटी, मज़ा, सुकून आता है, मीठा फॉर इंस्टेंस, वो एक तरह से चॉकलेट्स की क्रेविंग है ना आपकी, जब चॉकलेट खाते हैं मज़ा तो बड़ा आता है, डोपामीन सेट हो जाती है, मूड एलिवेट हो जाता है, मगर जब हम वो वन आफ्टर अनदर टॉक 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 खाते जाते हैं और उसका मीठा हम, और ये जो हम बोतलें पीते हैं और ये जो सारी मैदे और ये वाली चीज़ें, इससे फिर खराबी होती है। तो नाजरीन, अगर आप वेट मैटर्स प्रोग्राम देखेंगे और आप हमारे एक्सपर्ट जो हैं हारून, जो कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर भी करते हैं, एंड ही हैज़ दिस हाई सेल्फ एस्टीम that he comes and he tells that how
हिज जर्नी, उनका जो सफ़र है वज़न कम करने का, वो मुश्किलात से भरा हुआ ज़रूर है मगर डायरेक्शन दुरुस्त है। और इसी तरह आमना जावेद जो हैं वो भी इसमें आपको अच्छे अच्छे टिप्स देती हैं। कैंट मिस दिस प्रोग्राम। All those who want to reduce weight or gain weight or who are having an ongoing battle, एक जंग सी है अपने वज़न को सही रखने के लिए, तो आप ये प्रोग्राम वेट मैटर्स ज़रूर देखिए विलिंग वेज फेसबुक पेज पे। और ये होता है जुमेरात को 3 बजे मिस, और फ्राइडे को हमारा जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है यू आस्क्ड फॉर इट, डॉक्टर सदाकत अली के साथ। और इस हफ्ते जो हमने बात की है मिस, वो आप भी उस प्रोग्राम में मौजूद थी, और वो हमने ज़्यादातर बात की है कि डोमेस्टिक वायलेंस, हाँ, घरों में किस तरह से ख़वातीन जो हैं मर्दों की धुनाई करती हैं। ये नहीं था? अब ज़रा लेट्स वॉच व्हाट इज़ इट अबाउट। जो नाख्वानदा और गरीब तबका है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस कम है। हाँ, और जो ऊंचा तबका है, अमीर तबका है, एलीट क्लास है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत रिच लोग हैं, उनमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। और ये सूरत हाल है कि वो ज़रा इसे छुपाने में कामयाब रहते हैं काफ़ी अर्से तक, जबकि गरीबों में ये बात ज़्यादा छुपी नहीं रहती। और वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस हर तबके में है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में जहाँ तहज़ीब व तमद्दन बेहतर हो रहा है और हम तवक्को करते हैं कि ऐसी चीज़ें दुनिया में कम होंगी जी, और यूनाइटेड नेशन इस पे बहुत काम कर रहा है पिछले कोई 70 साल से, लेकिन कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं, कुछ ऐसी पुरअसरार क़ुव्वतें हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ाने का बायस बन रही है। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस की, और मिस क्या बात हुई थी डोमेस्टिक वायलेंस? डॉक्टर सदाकत क्या बात कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस की? मुझे तो याद पड़ रहा है कि वो जो मर्दों की पिटाई करती हैं ख़वातीन, वो उन्हें नहीं करनी चाहिए। सर इस क्लिप में तो वो बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो क्या कहना चाहिए, लोअर क्लास जो है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस कम है, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास में ज़्यादा है। और वहाँ पे तो क्या है, पढ़े लिखे जाहिल है कह सकते हैं। हाँ, मतलब ख़वातीन को मारना पीटना जो है, अगर किसी शख्स के साथ हमारी इतनी ज़हनी तौर पे जो है कोऑर्डिनेशन ना रहे, वी टेंड टू डिसलाइक दैट पर्सन, हमारा मेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो ना मिलने लगे, हमारी मेंटल फ्रीक्वेंसी ना मिले, तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि हम उसे मारना पीटना शुरू कर दें। ये तो बहुत ही एनिमलिस्टिक, बहुत ही जानवरों वाला तरीका नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मगर इससे कुछ फ़ायदा होता है? थोड़ी सी ठुकाई कर ली, थोड़ी सी एक लगाने से कुछ फ़ायदा होता है? नहीं, फ़ायदा कैसे हो सकता है? ये तो यू लिविंग अ स्कार। कहाँ पे? ऐसा ना मारें कि एक ज़ख्म ही हो जाए। सिर्फ ज़ख्म तो होता है, कैसे? चाहे अगर फिजिकली नहीं भी होता तो इमोशनल स्कारिंग भी होती है, तो ज़ख्म तो होता है, चाहे वो ज़ेन पे कर रहे हैं आप किसी के, या उसकी वर्बल भी हो जाता है, वर्बली भी आप किसी को अब्यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, वर्बल अब्यूज़ भी होता है, फिजिकल अब्यूज़ भी होता है, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि अगर आप वर्बली अब्यूज़ भी कर रहे हैं या फिजिकली भी कर रहे हैं तो एक इमोशनल स्कारिंग तो आप कर ही रहे हैं, फिजिकल तो फिर एडेड वैल्यू हो गई ना साथ। नाज़रीन, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के मुतालिक, मियाँ बीवी जो है उनके अंदर किस तरह नाचाकी हो जाती है, बीवी क्या ऐसा काम करती है जिसकी वजह से उसको मर्द मारने पर मजबूर हो जाता है, और मर्द जो हैं वो कौन से बिहेवियर्स अपनाते हैं कि बीवियां उनसे डिस्टेंट होती जाती हैं और इतनी तंग पड़ जाती हैं और वो उनको मारते हैं। कोई कभी वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग होते हैं, कभी नहीं भी होते, और फिर भी वो हाथ उठा लेते हैं, और किस तरह से एक सोगवार ज़िंदगी को खुशगवार ज़िंदगी बनाया जा सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं और इस तरह की दीगर बातें, तो ये जो प्रोग्राम हमारा होता है हर जुमातुल मुबारक को 5 से 6 बजे के दरमियान डॉक्टर सदाकत अली के साथ यू आस्क्ड फॉर इट, जिसमें मुख्तलिफ़ सवाल आप लोगों की ज़िंदगियों से आप लोग ही भेजते हैं और हम उनको डिस्कस करते हैं,
और इस तरह के दीगर बहुत से प्रोग्राम, छोटे मसाइल, ये छोटा तो नहीं है मसला मारपीट वाला, ये बहुत बड़ा मसला है, मगर जैसे कोई डिसऑर्डर्स हैं, वो डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, डिजीज़ क्या होती हैं, मेंटल डिजीज़ क्या होती हैं, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उनको हम इन ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, एडिक्शन क्या होती है, एडिक्टिव बिहेवियर्स क्या होते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ क्या होता है। अगर ये सब बातें आप जानना चाहते हैं तो डॉक्टर सदाकत अली हुआ 40 years his lifetime spent in this field of mental reformation, और किस तरह से हम अपने जहन को एक दफ़ा फिर से रिक्लेम कर सकते हैं और बेहतरीन ज़िंदगियाँ गुजार सकते हैं। यू कैन वॉच दिस प्रोग्राम ऑन विलिंग वेस्ट फेसबुक पेज फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी फ्राइडे 5 to 6 PM। इससे बाद जनाब टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स का एक प्रोग्राम है जो सैटरडे को 5 बजे शुरू होता है। पेरेंटिंग कैसे होती है, वालिदैन को अपने बच्चों को कैसे बेहतरीन तरीके से उनकी निगहदाश्त करनी चाहिए, कैसे उनको परवान चढ़ाएं, कैसे उनके अंदर ऐसी आदत को पक्का करें, रासिक करें, उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाएं जो कि आगे चलकर उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा कर सकती हैं। आइए देखते हैं मिस आयशा बतूल और शुमाइला बतूल, आई एम सो सॉरी, मैं फ्लो में बोल गया, मिस शुमाइला बतूल, थैंक यू फॉर योर करेक्शन, मिस शुमाइला बतूल और सिब्तैन मुस्तफ़ा के साथ आज हम फोकस करेंगे किस तरह पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं यंगस्टर्स को, अपने चिल्ड्रंस को, कि वो एग्जीक्यूटिव स्किल्स सीखें और सीखने की तरफ आएँ। तो मोटिवेशन का आज हमारा टॉपिक है, पेरेंट्स कैसे मोटिवेट करें अपने टीनेजर्स को। सो बेसिक टॉपिक तो हमारा ये है कि कैसे पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते, मतलब उनको तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ बिल्कुल ठीक जा रही होती है ना, कि अगर वो ज़रा फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं और रिस्क को असेस नहीं कर रहे, और अगर उनका टाइम मैनेजमेंट पुअर है, सो उनको सम टाइम बच्चों को ये नहीं भी प्रॉब्लम समझ रहे होते कि ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ज़रूर समझ रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ख़ास करके हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे पेरेंट्स जो है वो काम कर सकते। अच्छा, इसमें जो बात हो रही थी मिस, ये थी कि मोटिवेशन, बच्चों में तहरीक कैसे दी जाए, उनको कैसे लगे कि जो माँ बाप उनमें बात इनकलकेट करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगियों में लाना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं, उनको लगे कि ये हमारे लिए बेहतरी है और वो उसमें इंटरेस्ट शो करें, बजाय एक मुखासमत के, एक बजाय जो एक दूसरे के, यानी वो पेरेंट्स जो हैं वो एक बात उनको कह रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करें वो द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस, बट वो आगे से रेजिस्ट करते हैं और फासले बजाय कम होने के बढ़ते जाते हैं। उनको बच्चों को अपने पेरेंट्स से फैसिलिटीज़ तो चाहिए होती हैं, मगर जो है वो अच्छी जो उनमें आदत हैं वो कई दफ़ा डाल नहीं सकते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू मोटिवेट देम, और किड्स के जो डिसइंटरेस्ट होता है उसको इंटरेस्ट में कैसे बदला जाए। नाजरीन, ये प्रोग्राम देखने के लिए हर सैटरडे को 5 से 6 बजे के दरमियान आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। और नाजरीन, एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से पलट के आएंगे, डिफेंस डे के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। कि वालिदैन जब अपने बच्चों को कन्फ्रंट करते हैं किसी भी बुरे काम या नेगेटिव या बैड बिहेवियर की तरफ, तो डिफ़िकल्टी ये आती है कि आम तौर पे बच्चे ये समझते हैं कि वो बुरे हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम का सत्यानाश हो जाता है। और यूजुअली जो उम्र होती है 10 ऑनवर्ड टिल 30 या टिल 20, ये 10 to 20 एज जो है स्पेसिफ़िकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की पर्सनैलिटी शेपिंग के हवाले से। वैसे तो सारी शुरू से उम्र कहते हैं कि 7 साल तक बड़ी इंपॉर्टेंट उम्र है, लेकिन जब अर्ली एडोलेसेंस और उसके बाद अर्ली एडल्टहुड में जब बच्चों की पर्सनैलिटी शेप अप ज़्यादा स्ट्रक्चरली हो रही होती है, जब वो इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं, उस वक्त अगर उन्हें ये लगे कि मैं बुरा हूँ और मेरे काम अगर में कोई है तो वो बुरा नहीं है, तो देन उनकी पर्सनैलिटी पे ये बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालेगी। जब कोई मरीज़ होता है किसी भी क्रॉनिक डिसऑर्डर के अंदर, क्रॉनिक डिसऑर्डर से मेरी मुराद है कोई ऐसी बीमारी जो कि लाइफ लॉन्ग होती है, जैसे ड्रग एडिक्शन है, जैसे अल्कोहलिज्म है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, तो हमें लगता है कि सिर्फ एक ही फ़र्द इफ़ेक्ट करता है उस डिज़ीज़ से डायरेक्टली।
लेकिन जब हम शेडो ऑफ इलनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो मरीज़ जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है वो तो इफ़ेक्ट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी की पूरी फैमिली भी अफेक्ट कर रही होती है। सही। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगी उन फैमिलीज़ का जो कि ड्रग एडिक्शन जैसे मसले से नहीं निपट रही, बल्कि कोई और मसाइल उनकी ज़िंदगी में हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हैं। जैसे कोई पैरालाइज्ड पेशेंट घर पे है अगर, तो उनकी ज़िंदगियों में भी वही मसाइल आते हैं जो कि किसी ऐसी फैमिली को भुगतना पड़ते हैं जिनके घर में कोई प्यारा नशे का मरीज़ होता है। सही। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. तो नाजरीन, आपको एक दफ़ा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम बैक। और 6 बजने वाले हैं और 6:22 पे लाहौर में आज मगरिब का वक्त है। तो मगरिब के वक्त जो है वो ऑफिशियली ईद उल अज़हा 2017 क्लोज़ हो जाएगी लाहौर में कम अज़ कम, और उससे आगे पीछे मिलते जुलते आपके जो शहर हैं और उनके मुज़ाफ़ात जो हैं उनमें भी मगरिब का टाइम इसके इर्द गिर्द ही होगा। तो हमने सोचा कि जो है हम अपने प्रोग्राम में, क्योंकि इतनी देर तो एक्सटेंड होगा नहीं, तो 6 तारीख को डिफेंस डे है, यौम दिफा है, और हमारा प्रोग्राम अब आपसे मुलाकात जो नेक्स्ट मंडे का प्रोग्राम होगा वॉक यू टॉक, वो होगा 11 तारीख को। तो थोड़ी सी डिफेंस डे के बारे में भी बात कर लें, यौम दिफा के बारे में बात कर लें। और आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, अफवाज पाकिस्तान जो हैं, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयर फोर्स हो, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को डिफेंड किया है। और पाकिस्तान को जो है दुश्मन चाहे इंटरनली कोई ऐसी हरकत करे, तो हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी जो ISI है, दुनिया की बेस्ट सीक्रेट सर्विसेज में से एक है, और कोई भी वॉर हो, 1948 की जो कश्मीर की वॉर थी, 1965 की जो वॉर थी, और फिर 1970 के बाद की जो 71 के अराउंड वॉर थी, उसमें पाकिस्तान को हमेशा डिफेंड किया है। ना सिर्फ वहाँ पे, बल्कि जो हमारी हाई आल्टीट्यूड वॉर थी 1998 में, आई गेस सियाचिन में, उसमें भी डिफेंड किया है। तो कहने का मकसद ये है कि अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान की जो है हिफाजत भी की है, अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी। हम जो है मिस हिरा से भी इसके मुतालिक बात करेंगे, क्योंकि हम सब जो हैं क्योंकि पाकिस्तान से हैं, और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो भी ज़ाहिर है हमारी कोई अजीज़ व अकारिब, कोई फ्रेंड्स जो हैं, हमारे कुछ बड़े, कोई हमारे जो है कज़न्स, वो उन अफवाज में जो है शामिल हैं। तो वो सारे भी हम मामला जो है डिस्कस करेंगे। आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, और डिफेंस डे के हवाले से, यौम दिफा के हवाले से, अगर आपके पास पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान की चाहत में आप भी कुछ कहना चाहते हैं, तो आप भी यकीनन हमसे शेयर कर सकते हैं। नंबर हमारा है आई थिंक 0300 8420270। तो यहाँ पे मिस देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इजाज़ भाई, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फरी, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मिस, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा था, अभी मैं देख रही थी, वो आप लोगों ने पूरे लास्ट वीक के प्रोग्राम्स का रिव्यू जो डिटेल में बताया है वो बहुत इंटरेस्टिंग था। थैंक यू सो मच। जब अपने बच्चों को वो हमने सोचा कि एक सेगमेंट हम पहला उसके हवाले से कर लेते हैं और ईद के हवाले से कर लेते हैं, फिर ईद से हमने कहा कि जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो यौम दिफा की बात करेंगे। तो अब हम जो है यौम दिफा के मुतालिक बात कर रहे हैं। तो फरी, आपका कोई आर्मी से ताल्लुक़, कोई आप आर्मी के मुतालिक बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके मुतालिक कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मेरा तो ये है कि आर्मी से इतना गहरा ताल्लुक है ना कि मुझे लगता है कि मैं खुद पाकिस्तान आर्मी का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि
मैं तो पैदा भी आर्मी की फैमिली में हुई हूँ, जबरदस्त। और मेरे नाना जो है उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में बहुत सर्व किया है। अच्छा। और मेरे अब्बू जो है वो खुद भी पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर्स कोर में और एसएसबी कमांडो भी हैं मेरे फादर, माशाल्लाह। तो फिर मेरे मामू भी ईएमई कोर में हैं, जबरदस्त। और फिर इसके अलावा मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो हैं ये एएमसी में हैं, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो है, जो एएमसी कोर है, मेडिकल कोर, आर्मी मेडिकल कोर जी। तो इसके अलावा भी हमारी फैमिली में बहुत सारे आर्मी से रिलेटेड जो है ना वो प्रोफेशनल हैं। जबरदस्त जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो मैं आपको बताऊं एजाज भाई, मेरे फादर जो है ना वो 1965 की वॉर के गाजी भी हैं, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। और उन्होंने उसमें खुद पार्टिसिपेट किया है, और अभी मैं अब्बू से बल्कि आपकी बात भी करवाऊंगी। हाँ जरूर कराइए हमारी बात उनसे। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। जो आप अभी प्रोग्राम में हिरा से बात कर रहे थे ना, आप पूछ रहे थे कि कभी हिरा ने गन यूज की है या नहीं, पूछा था ना आपने। हाँ बिल्कुल। तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहूंगी कि मैंने गन यूज की हुई है अपनी लाइफ में। अच्छा जी, और वो पता कैसे? तो वो तो आपके भाइयों की गन होगी, टॉय गन जो आपके अब्बू ला के देते। हाँ नहीं भाई, रियल गन, वो जिसे M1 कहते हैं उसको, वो मैंने राइफल करी जो होती है। आप क्या एनसीसी में थी? एनसीसी में थी एजाज भाई, आप बहुत ठीक बोलते हैं। और वो ना उसमें मैंने, जब वो हमें फायरिंग के लिए लेके गए ना इधर तिहाला में, पुलिस रेंज है वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे क्योंकि हमें उन्होंने बहुत ज्यादा पहले डरा दिया था कि इसको अपने कॉलर बोन पे खूब प्रेस करके रखना है, वरना वो हमारे इंस्ट्रक्टर उर्दू में इसको कॉलर बोन को कहते थे कि ऐसे नहीं रखोगे तो तुम लोगों की हंसली की हड्डी टूट जाएगी। हाँ, हंसली की हड्डी। उससे हमें बड़ा डर। हालांकि ये देखें आप, हंसली की हड्डी को जो है बचाने के चक्कर में ये लड़कियों ने उसका नाम नया बना दिया है। क्या? वो कहती हैं कि ये जो है ना, ये एक तरह से इस चीज़ की निशानी है हंसली की हड्डी के, किसी का वजन बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा हुआ। जी वाकई ये तो है। हाँ, इसको उन्होंने फैशन से रिलेट कर दिया। बिल्कुल जी। तो वो फिर ये था कि मैंने, अब मुझसे उसकी प्लेसमेंट नहीं हो रही थी सही ना। अच्छा। जब मेरी टर्न आई तो मैंने पोजीशन तो बिल्कुल बना ली फायर के लिए, वो लेट के जो पोजीशन होती है। अब वो मुझसे प्लेसमेंट नहीं हो रही थी, मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे साथ खड़े थे, वो बेचारे थे, मैं उनसे बार बार पूछूं सर किधर रखूं, वो आखिर में तंग आके उन्होंने अपना सर पकड़ के कहा, मैंने कहा सर मैं अपने इधर बाजू के नीचे से गुजार दूं, इधर रखूं ही ना, अगर अपना हंसली की हड्डी के पास रखूं ही ना। ये तो बड़ा... कहते हैं बेटा कहीं से गुजार दूं, बस तुम फायर कर दो। तो मैंने वो अपने इधर से बाजू के नीचे से तो पीछे गुजार दिया, और उसके बाद मैंने उसका ट्रिगर दबाया। वो तो इतना रिकोशे होता है उसका। जी अच्छा सुने, तो हिल गई होंगी आप सारी। ट्रिगर जब दबाया ना, और उसके बाद मैंने आगे नहीं देखा टारगेट की तरफ, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद क्या कर ली, सर दूसरी तरफ मोड़ लिया मैंने। तो वाह, और वो सीधा एक जो है ना पूरा बर्स्ट निकला उनका बुलेट्स का। हाँ। और वो मेरा टारगेट पे बिल्कुल सही सलामत, कुछ भी नहीं हुआ। जाहिर है टारगेट को क्या होना था, वो शुक्र है कोई बंदा नहीं फड़क गया। बिल्कुल, लेकिन वो पुलिस रेंज था ना, वो सेफ एरिया था फायरिंग के लिए। बिल्कुल, फायरिंग रेंज था। मैंने इस तरह से फायरिंग की हुई है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने इतना ज़बरदस्त मुजाहिरा किया वो, और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद आपने कभी किसी बंदूक को जहमत नहीं दी होगी। उसके बाद एजाज भाई, मेरे भाई के पास क्लैशिनकोव है, वो मैंने से उठाई नहीं जाती, वैसे मैंने कोशिश तो की है, लेकिन वो बहुत हैवी है, तो वो मेरे बस से बाहर है। ये अभी मिस हिरा भी कुछ इसी किस्म की बातें कर रही थी। हालांकि मिस हिरा जो है ये असल में जब ह्यूस्टन टेक्सास में थी, तो ये जो थी शी वॉज ए काउ गर्ल। हाँ, और ये बड़े जनाब इन्होंने वहाँ पे क्या यूं करके रस्सा फेंकना शू, और बड़े बड़े जो भाग रहे होते थे बछड़े उनको पकड़ लेना, और इधर होल्स्टर लगा होता था, और इधर भी एक गन लटक रही होती थी, और दूसरी तरफ भी एक गन थी, और ये बड़ी गन स्लिंगिंग वहाँ पे ड्यूल्स करती थी, यूं पिस्टल्स को घुमा के लगा। वो बताया ना मिस हिरा वो सारा। बहुत बड़ा मेटाफोर यूज किया आपने। वो कहती है जी मेटाफोर बहुत बड़ा आपने यूज कर दिया।
तो चलिए, तो हमारी बात कराएं जनाब कर्नल गुलाम मुस्तफ़ा साहब से, जो कि 1965 वॉर के वेटरन भी हैं, गाजी भी हैं, और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो कमांडो ग्रुप है उसमें भी सर्व करते रहे। उनसे हमारी बात कराएं। मैं बिल्कुल अब्बू के कमरे में इस वक्त फोन लेके जा रही हूँ जी। और एजाज भाई, अब्बू आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाएंगे स्मोक बॉम्ब्स के बारे में। कौन से बॉम्ब्स? स्मोक बॉम्ब, ये धुएं वाले स्मोक बॉम्ब्स बॉम्ब्स, थे ना, ओके। पाकिस्तान आर्मी ने जैसे इंडिया को डिसीव करने के लिए यूज किए थे ना 1965 की वॉर जी में। जी जी, वो अभी अब्बू आपको पूरी स्टोरी सुनाएंगे। ये अब्बू से आप बात लिसनिंग ऑल ईयर्स। मुझे कुछ याद आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम इजाज भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। और आपका ये प्रोग्राम जो आज फरी ने बताया है जी, इसमें मैं एक नुमाया वाक़या जो हुआ था 65 की जंग में, जी हम सुनना चाहेंगे। तो आपने सुना तो होगा जी। 6 सितंबर की सुबह को जी सदर अयूब खान ने तकरीर की थी जी कि हमें कलमा पढ़ने वाली कौम को जी इसलिए इंडिया वालों ने हमें ललकारा है। अच्छा जी। और हम किस तरीके से उनको सबक सिखाते हैं। राइट। तो ये तकरीर हुई थी सुबह 7 बजे जब जी। आपके रसालपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। अच्छा, ओके। तो वहाँ से उठ के सारा कुछ सामान वामान बांध के आगे पीछे करके हम चल पड़े जी। और सारा दिन का सफर करके रात को हम लाहौर पहुँच गए। अच्छा। तो लाहौर पहुंचे, रात को मिडनाइट लाहौर से रातों रात हम पहुंच गए बॉर्डर के ऊपर, कसूर खेमकरन बॉर्डर पे। वाह, ओके। तो जब वहाँ पहुंचे तो दूसरे दिन फिर हम अपने जो फौज वहाँ दुश्मन के साथ सामने लड़ रही थी जी, उसके साथ शामिल हो गए। अच्छा जी। तो हमारी फौज ने खेमकरन शहर और उसके इर्द गिर्द के एरिए पे हमला करके इंडिया की फौज को वहां से शिकस्त दे के पीछे भगा दिया। ओके। तो वो काफी पीछे चली गई, इंडिया की फौज खेमकरन से 5-6 किलोमीटर दूर चली गई जी। तो उधर जाके उन्होंने अपने मोर्चे बनाए। अच्छा जी। तो दूसरे तीसरे दिन उन्होंने ये प्लान बनाई कि पाकिस्तानी फौज आ गई है जी। तो उन्होंने अपने एयरफोर्स वालों को कहा जी कि उधर आप अपने लिए कोई एक निशानी छोड़े, कुछ धुएं के बादल बनाए। हाँ। और उनके बाद पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमारी एयरफोर्स जो है वो जी बमबारी करेगी और उनको खत्म कर देगी। राइट। तो ये उनका पैगाम जो वायरलेस का था, ये हमारे हेडक्वार्टर के इंटेलिजेंस वालों ने सुन लिया, सैबोटाज कर लिया। सुन लिया ओके। मतलब है वो इंटरसेप्ट कर लिया। राइट। तो इंटरसेप्ट करके फिर इन्होंने अपनी मीटिंग की और हमारे कमांडर ने फैसला किया कि हम ऐसे करते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन है उसके पीछे तकरीबन 1-2 फरलांग हम धुएं के बादल खड़े कर देंगे ताकि इंडिया की जहाज जब आए तो वो बादल की वो लाइन देख के, धुएं की लाइन देख के वो उधर बमबारी कर दें। ओ, इंडियन साइड पे बमबारी कर दें। इंडियन जहाज ने आके इंडिया की साइड से आके तो इंडिया फौज के आगे उन्होंने बनाना था, धुएं की एक निशानी बनानी थी जिसको क्रॉस करके उन्होंने पाकिस्तानियों पर बमबारी करनी थी। राइट राइट। तो हमारे कमांडर ने कहा अपनी तोपों से उस टाइम पे जी उन इंडिया की पोजीशन के पीछे राइट 2 फरलांग पे धुएं की ये दीवार बना दें। राइट। अच्छा, इन्होंने धुएं की दीवार उनके पीछे बनाई और जब जहाज आए वहां से बमबारी करने के लिए तो जो पहली धुएं की दीवार देखी उन्होंने उसको क्रॉस करके बम फेंकना शुरू कर दिया। ओह, उन्होंने बम फेंके और अपने लोग वो तो इंडियन आर्मी पे गिर गए होंगे। हैं जी? वो तो इंडियन आर्मी के ऊपर बॉम्ब गिर गए होंगे उनके जहाजों। हाँ जी, यही तो तमाशा हम खड़े देख रहे थे वहाँ पे। ये 3-4 बजे का वक्त था और हम वहाँ देख रहे थे, इंडियन जहाज आए, उन्होंने बम फेंके और अपनी फौज के ऊपर बम फेंक के वापस चले गए। इसका मतलब ये है कि सिर्फ बहादुरी काफी नहीं है, बंदे को स्मार्ट भी होना चाहिए। ना जी, बंदे को बहुत इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट होना चाहिए ताकि हर वक्त फैसला करके तो दुश्मन को नीचा दिखा सके। जबरदस्त, दैट्स वेरी नाइस। तो ये
एक नुमाया वाक़या था, और भी बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम में मैंने कहा चलो ये, और ये फौज के जो हायर कमांड होती है ना जी, हायर कमांड का काम यही होता है कि दुश्मन की चालों को कैसे रद्द किया जाए। बिल्कुल सही, उनकी चालों को उनके ही खिलाफ दुश्मन की चाल रद्द करके तो उनको फेल कर दिया, और वो अपने लोगों को मार के उनकी बमबारी करके उनके जहाज वापस चले गए। Thank you so much for sharing this episode that happened in 1965 in India-Pakistan war। और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो फ़ौजी हैं माशाल्लाह ना सिर्फ वो बहादुर हैं बल्कि वो इतने ज़हीन और अपनी जो वॉर स्ट्रेटजी है उसमें इतने अक्लमंद हैं कि वो दुश्मन को जो है उनके ख़िलाफ़ ही उनकी चालों को जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। यही तो एक दुश्मन के होशियार दुश्मन के साथ मुकाबला करने के यही तो ऐसे तरीके हैं इस तरह। कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और हमारे जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान में सर्विंग फ़ौजी हैं तीनों आर्म्ड फोर्सेस में, अल्लाह ताला हमेशा उनको जो है अपने वतन की हिफाजत करने के लिए कायम व दायम रखे, और वो बहादुरी के इसी तरह के कारनामे हमारी तारीख़ में रकम करते रहें। और हमारे जो ख़ास तौर पे शुहदा हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, अल्लाह ताला उनकी ये शहादतें हैं उनको कबूल व मंजूर फरमाए और उनके दर्जात और भी ज़्यादा बुलंद रखे। और हमेशा जो शहीद होता है वो तो हमेशा ज़िंदा रहता है, तो अल्लाह ताला जो है उनके ऊपर अपने ख़ास नज़र करम करे, और ना सिर्फ उन पे बल्कि उनकी फैमिलीज़ पर भी। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने डिफेंस डे पर हमारे साथ अपने ये जो वाक़यात हैं रियल लाइफ में जो आपने देखे ड्यूरिंग योर सर्विस वो आपने शेयर किए। आपको जी बस मैंने कहा थोड़ा सा एक वाक़या बता दूं, वाक़यात तो बहुत होते हैं जी, लेकिन आपके प्रोग्राम का वक्त इतना ही है कि एक वाक़या जो है आपको सुना। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह ब्लेस यू। हाल आपको बता दें। थैंक यू, बहुत मेहरबानी कर्नल गुलाम मुस्तफ़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सो ये हमारी जो है इनसे भी बात हो गई, और मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, आपका सेशन भी है एक। यू हैड एनी एक्सपीरियंस विद पाकिस्तान आर्मी, एनी वन ऑफ योर फैमिली? मेरी तो फैमिली में बहुत ज़्यादा जनरल्स हैं, फैमिली ऑफ जनरल्स। कैसे? नानू मेरे जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल पीरदाद खान, वो उनको सितारे जुर्रत मिला था 65 में, ही ऑल्सो फॉट 71 वाली वॉर भी, एंड 65 वाली में ये है कि वो SSG कमांडो भी थे। अच्छा जी, 14 बलूच, तो ही इज़ वेरी नोन एंड फेमस। फिर उनके पीरदाद खान भाई उनके हैं लेफ्टिनेंट जनरल रज़ाक। फिर मेरी नानो के 2 ब्रदर्स डाइड उससे पिछली वॉर्स में, और एक और अभी ही इज़ अलाइव, लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद, एंड ऑल ऑफ देम आर अलाइव एंड दे आर लिविंग। नानू अक्सर सुना रहे होते हैं, वो खोल के बैठे होते हैं मैप्स भी, एटलस भी, और खोल के बता रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है हमारा इंटरेस्ट इतना ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में कीन नहीं है, हम इतने सुनते नहीं हैं। बट आई रिमेंबर एक दफ़ा बता रहे थे कि शेलिंग हुई थी तो उनका थाई पे लगी थी, और देन ही हैड टू स्विम, तो ही स्वैम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और कह रहे थे आई डोंट नो इट वाज अ रिवर क्या वहाँ पे एलिगेटर्स थे बहुत बड़े बड़े, तो कहते हैं उन्हें नहीं पता था कि वापस जिंदा आएंगे या नहीं, बट ही केम बैक, सर्जरी हुई, और तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि प्लस मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके वो, फिर गुजरांवाला की ही वाज द फर्स्ट कोर कमांडर, तो काफ़ी चीज़ें बताते हैं वो, बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठीक है। अभी भी करंटली भी उनके चलते रहते हैं लेटर्स राइटिंग, ये वो सारा कुछ आर्मी के साथ, ठीक, तो ही इज़ इन टच। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, बातें तो और भी हैं, और हर फैमिली में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, मेरी अपनी फैमिली में, देयर आर सो मैनी प्राइड ऑफ आवर फैमिली। मेरे कज़न्स हैं, माय अंकल्स हु सर्व फॉर पाकिस्तान आर्मी डिफरेंट कोर्स, और आपकी फैमिली में भी यकीनन। और ना सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज, हमारी जो अस्करी अफवाज हैं, यानी हमारी आर्मी, हमारी जो नेवल फोर्सेस, और हमारी जो हैं एयर फोर्स,
बल्कि 6 सितंबर जो है वो तो यौम दिफा है, 7 सितंबर जो है वो एयरफोर्स डे है, और ऐसे बहुत से नाम हैं, MM आलम और दीगर सीसल चौधरी एंड मैनी अदर नेम्स who were brilliant as pilots and fighter pilots। और फिर हमारे जो अज़ीज़ भट्टी शहीद हैं, अभी राहील शरीफ जो मेरा ख्याल अज़ीज़ भट्टी उनके मामू थे, और सरवर शहीद, और ऐसे बहुत से नाम हैं जो हमारे लहू को गरमा देते हैं और हमें जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करते हैं, और हमें ये एहसास बेदार करते हैं कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की जो है सरहदों की हिफाजत करने के लिए, और पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज रखने के लिए हम न सिर्फ आर्म फोर्सेस बल्कि हर पाकिस्तानी, हर मुहिब्बे वतन जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का वादा भी करता है। और यही वो मौके होते हैं लाइक डिफेंस डे जो हमारे इस अज़्म को पुख्ता बनाते हैं, और हम इस यकीन के साथ जो है आगे बढ़ते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा बेहतर से बेहतरी की तरफ तरक्की करता रहेगा। मिस हिरा शाहिद, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज भी आप हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह 11 तारीख को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।